हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रांस के संविधान की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था और इसके संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसका क्षेत्रफल 5,47,226 वर्ग किलोमीटर है और यह ब्रिटेन की तुलना में लगभग डबल है। फ्रांस एक पूर्ण इकाई है और यहाँ की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से इसका दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है और उत्तरी पश्चिमी भाग मैदानी। दक्षिणी पूर्वी भाग में पेरेनीज पर्वत इसे स्पेन से पृथक करता है। फ्रांस की सभी बड़ी नदियाँ दक्षिण पूर्वी पठार से ही निकलती हैं। यहाँ लगभग 18.5% जो नागरिक हैं वो एग्रीकल्चर फंक्शंस में लगे हुए हैं। फ्रेंच और अमेरिका की तुलना में फ्रेंच समाज अधिक समरूप है। फ्रांस को दार्शनिकों की जाति भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, सोरेल आदि राजनीतिक दार्शनिकों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान की, तो फ्रांस का जो संविधान है वो अपने आप में एक अनूठा संविधान है क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो कि दूसरे देशों के संविधान में नहीं है। यदि हम वर्तमान संविधान की बात करें तो द करेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस वॉज एडोप्टेड ऑन 4 अक्टूबर 1958, है ना। इसे 1958 में लागू किया गया। इट इज़ टिपिकली कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 5th Republic and replaced that of the 4th Republic dating from 1946। यह जो पंचम गणराज्य के नाम से जाना जाता है और इसे चौथा गणराज्य का जो संविधान बना था 1946 में, उसकी जगह इसको रिप्लेस्ड किया गया है। अगर हम फ्रांस के संविधान की प्रियम्बल के बारे में बात करें तो इसकी प्रस्तावना में यह कहा गया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो 1789 में मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को याद करती है और लोगों से अपनी संप्रभुता को प्राप्त करते हुए फ्रांस को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य एवं लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में स्थापित करती है। The preamble of the Constitution recalls the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen from 1789 and established France as a secular and democratic country deriving its sovereignty from the people। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है वो यहाँ के डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन अर्थात नागरिकों के अधिकारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और यहाँ पर जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई है वो क्या है, डेमोक्रेटिक अर्थात जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, या फिर ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ की शासन की अंतिम सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है। साथ ही यहाँ पर सेकुलर कंट्री की स्थापना की गई है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। बात करते हैं हम धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से मतलब है ऐसा राज्य जहाँ पर कि सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने और इसकी किसी भी धर्म की उपासना करने का अधिकार हो।
प्राचीन कालीन फ्रांस में धर्म राजनीतिक विरोधों और उत्पादों का कारण रहा था। इसी कारण 1789 की क्रांति के बाद से ही धर्म को राजनीति से पृथक करने की चेष्टा की गई। क्या चेष्टा की गई कि इन दोनों का अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन पंचम गणराज्य के जो संविधान था उसमें फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हुए कहा गया कि राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा और सभी नागरिकों के बीच जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता स्थापित करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना को महत्व दिया गया है, ताकि जो धर्म के आधार पर इनको पहले भुगतना पड़ा है वो इससे दूर रह सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फ्रांस का संविधान है वो बिल्कुल अलग है। अब हम बात करते हैं कि फ्रांस के जो संविधान है उसका हम अध्ययन क्यों करें, उसकी क्या विशेषताएं हैं या उसके अध्ययन का क्या महत्व है। तो हम इसके अध्ययन का महत्व का अध्ययन के लिए सबसे पहला बिंदु लेते हैं कि लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, अर्थात यह राजनीतिक प्रयोगों की पाठशाला या प्रयोगशाला कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि S.E. फाइनर ने कहा है कि विश्व की विचारधाराओं का निर्माण स्थल है। इट इज़ द वर्ल्ड आइडियोलॉजिकल फैक्ट्री। कौन? फ्रांस। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और संस्थाओं को विश्व के विभिन्न देशों द्वारा ग्रहण किया गया है और लगभग 180 वर्षों में विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्रवाद का जो विकास हुआ है उसका नेतृत्व किसने किया है? फ्रांस ने ही किया है। इसी प्रकार से हम इसके अध्ययन का महत्व इस संदर्भ में भी कर सकते हैं कि इट्स हैड मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स ऑन अदर यूरोपियन कंट्रीज़। ये इसका जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव है। क्यों है? क्योंकि इसे फ्रांस को यूरोपियन महाद्वीप का प्रतिनिधि देश कहा जा सकता है। इट्स रिप्रेजेंट टू द यूरोपियन कंट्रीज़। जब भी कोई यूरोपियन देश यूरोपियन महाद्वीप की सभ्यता का इतने अच्छे से प्रतिनिधित्व नहीं करता जितना कि फ्रांस करता है, चाहे वो काव्य हो, साहित्य हो, संगीत हो, प्राकृतिक विज्ञान हो, दर्शन हो, विधि हो या शासन हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों में जितनी फ्रांस ने श्रेष्ठता स्थापित की है उतनी किसी अन्य राष्ट्र ने नहीं की है। अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो इसे फ्रांस को यूरोप का रुग्ण व्यक्ति, सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था। उसने 1958 के बाद डी गॉल के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी तीव्र प्रगति की, फास्ट डेवलपमेंट किया और आज फ्रांस निश्चित रूप से एक शक्तिशाली देश की स्थिति प्राप्त कर चुका है। वर्तमान संदर्भ में भी हम देखें तो फ्रांस के महत्व को हम नहीं नकार सकते हैं। और इसके बारे में एक कहावत और प्रसिद्ध है कि व्हेन फ्रांस कॉचेस कॉल्ड यूरोपियन स्नीज, है ना, कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो यूरोप को छींक आ जाती है। इसी बात से हम इसके महत्व को समझ सकते हैं कि फ्रांस का यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन महाद्वीप में क्या महत्व है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रांस का संविधान है वो एक तरीके से क्या है, बिल्कुल अनूठा संविधान है जो कि एक संवैधानिक विकास के तहत हुआ है। संवैधानिक विकास से मतलब है कि जब 1789 की महान क्रांति को फ्रांस की राजनीति की कुंजी कहा जा सकता है, क्योंकि 1789 के पूर्व फ्रांस में बूर्बो वंश के राजाओं का निरंकुश और अत्याचारी शासन था, अर्थात डिक्टेटरशिप थी, जिसमें जनता अधिकार विहीन थी, है ना। यहाँ के जो सिटीजन्स थे वो क्या थे? राइटलेस सिटीजन्स थे
और शासक देवी अधिकार के सिद्धांत के आधार पर निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करते थे। उन्होंने अपने जो अत्याचार करते थे उसको उन्होंने डिवाइन लॉ का नाम दे रखा था। इस कारण उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद फ्रांस के सैनिकों के वापस लौटने पर 1789 में भ्रष्टाचारी, निरंकुश और आतंकवादी शासन के विरुद्ध भीषण क्रांति हुई। आधुनिक फ्रांस का प्रारंभ इसी समय से होता है। फ्रांस की इस राज्य क्रांति ने न केवल राजनीतिक वरन जीवन की समस्त व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया और निरंकुश शासन का इसी क्रांति ने अंत किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक संविधान का निर्माण उसे कार्यान्वित करने के लिए नहीं अपितु उसे बदल डालने के लिए किया गया है। Each time a constitution was made, large elements of the nations were resolved never to make it work or to work within it, due to destroy and replace it by another and must equally outrage revile millions of the population। अर्थात एक अच्छे बदलाव के लिए ही इसमें संशोधन किया गया है। कल हम इसके विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।